बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज की जानिब से मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार मसूद और हम डिफरेंट इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और आज जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को डिफाइन करते हैं। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रेट एट विच द एवरेज प्राइस लेवल increases persistently in an economy over a certain period of time. It is expressed as a percentage and indicates the decrease in the purchasing power of the currency in an economy. यानी बेसिकली ये है इन्फ्लेशन एक क्वांटिटेटिव मेजर है टू जज टू मेजर द प्राइस लेवल मूवमेंट इन द कंट्री या इकोनॉमी, कि आपकी प्राइस लेवल के अंदर जितनी इंक्रीज ऑन अ परमानेंट बेसिस हो रही है उसको मेजर करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं, जो पैरामीटर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। आम लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी मुल्क के अंदर होने वाली महंगाई। और अगर टेक्निकली बात करें तो हम ये देखेंगे कि किसी कंट्री के अंदर एक गिवन ईयर के अंदर आपकी जो प्राइस लेवल्स हैं वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं उसको मेजर करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और ये आपकी परचेजिंग पावर की के अंदर जो डिक्रीज आती है उसको भी मेजर करने के काम आता है। तो आगे मूव करते हैं जी। इन्फ्लेशन की हमारे पास जो मेजरमेंट है वो हम कैसे करेंगे? इट इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे कि अभी बात की कि इन्फ्लेशन को हम हमेशा परसेंटेज की टर्म में बताएंगे, 20%, 10%, 5%, इस तरह से हम इसको बयान करेंगे। इट इज ऑलवेज मेजर्ड विद रेफरेंस टू सम प्रीवियस ईयर, किसी पिछले साल के कंपैरिजन में इसको करेंगे मेजर, और फिर हम बयान करेंगे कि इतने परसेंट इंक्रीज हो गई इन्फ्लेशन एज कम्पेयर टू अ सर्टन ईयर। और वो ईयर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो दैट इज कॉल्ड बेस ईयर। तो अब बेस ईयर क्या है जी? बेस ईयर इज अ ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री व्हेन एवरीथिंग इन द इकोनॉमी वेंट नॉर्मल एंड प्राइसेस रिमेन स्टेबल। हर कंट्री के अंदर की हिस्ट्री में कोई ना कोई साल ऐसा होता है जिसमें स्टेबिलिटी होती है, किसी किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं हो रही होती, प्राइस स्टेबल होती हैं, तो उस कंट्री को आके किसी उस साल को आप बेस ईयर मान लेते हैं और फिर उसके कंपैरिजन में अपनी प्राइसेस की इंक्रीज या डिक्रीज को आप मेजर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए जी? प्राइस लेवल ऑफ द करंट ईयर माइनस प्राइस लेवल ऑफ द बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल ऑफ द बेस ईयर इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब भी आप एक परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं अपनी करंट प्राइस लेवल के अंदर एज कंपेयर टू द प्राइस लेवल ऑफ अ सर्टेन बेस ईयर, तो बेसिकली आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लेशन की दो टाइप्स हैं जी। एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जी, इट इज द प्राइस इट इज द राइज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाए और उसकी वजह से आपकी मुल्क के अंदर प्राइस लेवल राइज कर जाए, महंगाई हो जाए, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी इकोनॉमी में और उसकी वजह से कीमतें बढ़ गई, तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कॉस्ट ने कीमतों को धक्का दिया और बढ़ा के इन्फ्लेशन की तरफ ले गई। सिंस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स कॉस्ट, thus every increase in the cost become the cause of inflation। जो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी या इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनका एक ऑब्वियस सा इफेक्ट प्राइसेस के ऊपर आएगा और यूं प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इस वजह से अगर कीमतें बढ़े तो इसको हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और इसी तरह इसके अब हम कॉजेस पे आ जाते हैं, मेन रीजंस या मेन कॉजेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की कॉजेज वही हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज की कॉजेज हैं। जैसे कि आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाएं तब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। किसी कंट्री के अंदर डिवैल्यूएशन हो जाए, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दें तब भी आपकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। या सिमिलरली अगर इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएं और आप अपने प्रोडक्शन के अंदर इंपोर्टेड इनपुट्स यूज कर रहे हैं और अगर वो महंगे हो गए हैं तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये जो इवेंचुअली अपना असर डालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और ऐसी इंक्रीज को हम
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट इज द इन्फ्लेशन caused by shortage of aggregate supply in the economy। यहाँ पे डिमांड की बात नहीं है, सिर्फ सप्लाई कम हो गई है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई में शॉर्टेज हो गई है। इस वजह से अगर आपकी प्राइस बढ़े तो इसको आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी डिमांड बढ़ी, सप्लाई वहीं की वहीं रह गई, और डिमांड बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ी, और डिमांड ने खींच के प्राइसेस को बढ़ा दिया, यानी पुल करके इन्फ्लेशन को क्रिएट कर दिया। तो सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है जी? टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं इकोनॉमी में, उन सबको जब आप जमा कर लेते हैं तो आप एग्रीगेट सप्लाई उसको बोलते हैं। इकोनॉमिस्ट डिस्क्राइब इट एज टू मेनी डॉलर्स चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी बहुत सा पैसा है और वो चंद चीज़ों को फॉलो कर रहा है। यानी एक दुकान के ऊपर पहले 2 कस्टमर आते हैं और दुकान की सप्लाई लिमिटेड है, अगर उसी दुकान के ऊपर या शॉप के ऊपर 20 कस्टमर आ जाएंगे और वो जो है वो परचेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पे करने को तैयार भी होंगे, तो क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई, सप्लाई सेम है, और इस वजह से शॉपकीपर प्राइसेस बढ़ा देगा। सिंपल डिमांड और सप्लाई वाला जो रूल है कि जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई सेम रहती है, तो फिर आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और इस तरह की जो प्राइस इंक्रीज है दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक हो गया जी। और उसके बाद इसके कॉजेज देख लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेज में ये है कि जी गवर्नमेंट इंक्रीज पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जब पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इस तरह से हर फैक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, मनी इन सर्कुलेशन इन द कंट्री बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ेगी, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाएगी। सप्लाई सेम है अभी। सेंट्रल बैंक रिलैक्सेस मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक अपनी लोन देने की पॉलिसीज को रिलैक्स कर देता है, यानी इंटरेस्ट रेट को कम करता है, और इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट के ऊपर कैपिटल दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसकी शराइत को आसान करता है। एज ए रिजल्ट मुल्क के अंदर जो है कैपिटल क्रिएशन हो जाती है, सरमाया बढ़ जाता है, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ती है और डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि सप्लाई साइड जो है वो उसमें कोई इंक्रीज नहीं आई। और इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर है जी मोर ग्रोथ इन अदर इंपोर्टिंग कंट्रीज। आपकी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में माल एक्सपोर्ट होता है, यानी वो कंट्रीज जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इंपोर्टिंग कंट्रीज हो गई। अगर वो इंपोर्टिंग कंट्रीज की अंदर ग्रोथ आ गई, उनमें तरक्की हो गई, तो वो ज़ाहिर है अपनी कंजम्पशन बढ़ा देंगे और एज ए रिजल्ट वो आपके मुल्क से ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। जब डिमांड बढ़ गई तो अगेन आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो 2 फैक्टर आए आपके कि आपकी कंट्री की लोकल डिमांड बढ़ने से या आपकी कंट्री की फॉरेन डिमांड बढ़ने से भी आपकी डिमांड बढ़ती है और डिमांड इन पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। और इसी तरह अगर कोई कंट्री अपनी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करती है तो उस सूरत में भी उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाती हैं, ज़्यादा चीप हो जाती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और दूसरी कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिमांड को बढ़ाती हैं, और एज ए रिज़ल्ट उस कंट्री के अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली इस आइडिया के गिर्द घूमता है कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई सेम है, और डिमांड बढ़ने की वजह से और सप्लाई के सेम रहने की वजह से प्राइसेस बढ़ गई। जब प्राइसेस बढ़ी तो वो इन्फ्लेशन होती है, और कॉजेज क्या हुए? डिमांड का बढ़ना। तो इस तरह से जब आपके मुल्क में महंगाई होती है तो आप कहते हैं कि जी देयर इज ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ठीक है जी। अब इसकी रेमेडीज क्या हैं जी? दोनों सूरतों में क्या रेमेडीज हैं? इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए मुल्क में, चाहे वो डिमांड पुल हो या कॉस्ट पुश हो, दोनों के लिए आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो बेसिक 2 तरह के मेजर्स हैं। नंबर 1 कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज, यानी बजटरी मेजर्स। टाइट बजट बना दें, सख्ती कर दें, कम से कम पब्लिक एक्सपेंडिचर करें और टैक्सेस बढ़ा दें। इन दोनों स्टेप्स के करने से, ये दोनों स्टेप्स गवर्नमेंट करेगी थ्रू देयर बजटरी मेजर्स। जब उन्होंने ये 2 स्टेप्स लिए तो इकोनॉमी के अंदर मनी इन सर्कुलेशन रिड्यूस हो गई, और मनी रिड्यूस होने की वजह से एक्सेसिव डिमांड जो है वो फॉल कर गई, और डिमांड फॉल करने से जो बैलेंस बिगड़ गया था वो दोबारा तवाज़ुन की तरफ मूव करेगा, और आपकी डिमांड कम होने से सप्लाई और डिमांड का गैप कम हो जाएगा, और जिसके नतीजे में आपकी इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली एक हम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक।
कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आपका सेंट्रल बैंक जो है वो कर्ज लेने को मुश्किल बना दे या मार्कअप रेट को इंक्रीज कर दे, तो ये भी वजह बनेगी आपके मुल्क के अंदर मनी इन सर्कुलेशन को कंट्रोल करने की, कम करने की। और यूं जब मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगी, तो उसका एक ऑब्वियस सा इफेक्ट जो है वो डिक्रीज इन डिमांड की सूरत में जाहिर होगा। जब डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप रिड्यूस होगा, मिनिमाइज होगा, और एज ए रिजल्ट आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी ऑन इन्फ्लेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें। और जो भी सवाल हैं या मज़ीद आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए जो है वो बना के ला सकें। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।